वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क टेन के खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में स्वागत। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 17वां दिन है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा के पटल पर एक देश एक चुनाव के लिए 129वां संविधान संशोधन बिल पेश किया है। मेघवाल ने केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े 3 कानूनों में संशोधन का बिल भी पेश किया है, जिसमें द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963, द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली 1991 और द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 शामिल है। इसके जरिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए भी संशोधन किया जा सकता है। इस पूरे मुद्दे पर करेंगे चर्चा। उससे पहले कुछ खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय से करवा देती हूँ। राजनीति विश्लेषक तनुज दीक्षित जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले तनुज जी आपके पास आते हुए, तनुज जी आपका विश्लेषण क्या कहता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर? देखिए, निश्चित रूप से ये एक बहुत आवश्यक और जरूरी पहल थी। अगर हम निशा इसके बारे में बात करें तो इसमें जो मेजर अमेंडमेंट्स होना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर होना है। आर्टिकल 82A जो कि अति आवश्यक है इस देश में संशोधन करने के लिए, साथ में 324A जो कि केंद्र सरकार को शक्तियां देता है अपने अंतर्गत चुनाव की सभी रूपरेखा तय करने के लिए। वहीं इसमें एक महत्वपूर्ण आर्टिकल अगर हम बात करें तो आर्टिकल 172 जो कि टेन्योर, जो विधानसभाओं का अलग अलग टेन्योर होता है उसके लिए आर्टिकल है, और वो भी एक अलग से इसमें महत्वपूर्ण संशोधन की उसमें भी एक आवश्यकता रहेगी, जिससे पहले ही किसी को भी सेवानिवृत्त किया जा सके। साथ ही अगर हम बात करें तो आर्टिकल 327, ये सब वो चारों महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 82, आर्टिकल 324, आर्टिकल 327 और आर्टिकल 172 जिनमें संशोधन होगा, और ये एक अहम भूमिका निभाएगा भारत के आगामी वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। देखिए, जिस तरीके से वोटिंग्स हुई हैं, 220 वोट्स पक्ष में डले हैं, 149 वोट्स विपक्ष के द्वारा दिए गए, निश्चित रूप से ये फेवरेबल है और ये बिल कहीं ना कहीं पास हो जाएगा। लेकिन इस बिल के अंदर एक बात और है जिसको ध्यान देने योग्य है कि जब 19वीं लोकसभा का पहला सत्र होगा, उसके बाद राष्ट्रपति जो है एक देश एक चुनाव की घोषणा करेंगे। यानी हम ये मान के चले कि 2029 के बाद जब लोकसभा शुरू होगी, उसके पश्चात यानी 2034 में, यानी आज से ठीक लगभग 10 वर्ष बाद हमें वन नेशन वन इलेक्शन देखने को मिलेगा। जी ठीक है। तनुज जी, आप विपक्ष के रुख को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो देखिए जहां पैसे की बचत हो रही है, समय की बचत हो रही है, और जो लगातार आचार संहिता हर बार चुनाव आते हैं तो लग जाती है, ऐसे में काफी परेशानी लोगों को होती है। ऐसे में इन सब चीजों से बचा जा सकेगा। और विपक्ष कह रहा है कि इससे संविधान से छेड़छाड़ की जा रही है, संविधान का अपमान किया जा रहा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं विपक्ष के इस तरीके के स्टेटमेंट्स को? देखिए निशा जी, बहुत विपक्ष को भी बहुत प्रैक्टिकली चीजों को एक्सेप्ट करने की आदत होना चाहिए। वहीं अगर संविधान के ऊपर ही सवाल और उंगलियां हमेशा क्यों, ये समझ में नहीं आता। संविधान के ऊपर कैसे भी सवाल और उंगलियां उठाना बेहद गलत है। क्या देश में 1966 तक जो एक देश एक चुनाव होते थे, क्या वो अवसंवैधानिक थे? क्या आजाद भारत में जो सन 1951 से हम लोग लगातार जिस तरीके से इलेक्शंस की तरफ हम विस्तृत रूप से बढ़ते आए हैं, क्या वो सब असंवैधानिक थे? तो देखिए, ऐसे आरोप लगाने के पहले विपक्ष को इतिहास को देखना होगा, आजाद भारत के इतिहास को देखना होगा, सन 1947 से देश की स्थितियां देखना होगी, 1951 से कॉन्स्टिट्यूशन जब से आया है, तब से लागू हुआ है, तब से उन्हें देखना होगा। तो ऐसी बातों से बेतुकी बातें बड़ी नजर आती हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला है इस देश के लिए। और देखिए, मैं इसका एक तरीका भी आपको समझा दूं। जिस तरीके से आज भी कई राज्यों में हम चुनाव देखते होते हैं, तो हमने फेसेस का एक सिस्टम देखा है। जिस तरीके से कहीं एक फेज में, कहीं 2 फेज में, पूर्व में 5-5 फेज, 7-7 फेजेस तक में इलेक्शंस होते थे, ठीक इसी तरीके से जब वन नेशन वन इलेक्शन का एक पूरा स्वरूप तैयार होगा इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो निश्चित रूप से अलग अलग फेजेस में जो है चुनाव हमको देखने को मिलेंगे अलग अलग भागों में देश के। निश्चित रूप से उनका जो ड्यूरेशन है वो 2-3 महीने से लगा करके 6 महीने तक भी हो सकता है चुनाव कराने की अवधि, लेकिन कहीं ना कहीं वो उसी वर्ष में देखने को मिलेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और क्योंकि एक साथ एक चुनाव होंगे, तो जो बार बार हमारे यहाँ अलग अलग प्रदेशों की इलेक्शन पे भी जो राष्ट्रीय राजनीतियां करती हैं अलग अलग दल, जिस तरह की राजनीति हमारे यहाँ चलती है, आए दिन अलग अलग मुद्दे उठते हैं, कम से कम इन तमाम चीजों पे एक हलक फिराम लगने के आसार हैं। जी
जो हमारे साथी कह रहे थे कि 1967 तक चुनाव एक साथ हुए हैं, उस समय क्षेत्रीय दल नहीं थे, राष्ट्रीय पार्टियां ही थी, और भारतीय जनता पार्टी बहुत बाद में आकर के बनी है। जो तो जो 12 से ज्यादा राजनीतिक दल, कौशिक साहब, 12 से ज्यादा राजनीतिक दल उस समय सिर्फ उत्तर प्रदेश में मौजूद थे 66 तक में। और हम पूरे देश की बात करें तो ना जाने कितने राज्यों में कितने दल उस समय मौजूद रहे होंगे। निश्चित रूप से क्षेत्रीय दल शुरू से कहीं ना कहीं रहे हैं राजनीति का हिस्सा, और जो चुनाव भी लड़ते आए हैं। ठीक है तनुष। तनुष देखिए, जिस तरीके से बात कर ली जाए वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, क्या अड़चना आप देख रहे हैं, क्या क्या चुनौतियां आपको लग रहा है क्या फेस करनी पड़ेगी? अगर कानूनी तौर पर कही जाए तो कानूनी तौर पर भी कई चीजें अब सामने आएंगी, और ऐसे में देखिए दूसरे राज्यों से सहमति भी बहुत जरूरी हो जाएगी। जब चुनाव होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप एक जगह के चुनाव नहीं हो रहे केवल लोकसभा के, इसमें विधानसभा, निकाय, हर तरीके के चुनाव होंगे। तो ऐसे में राज्यों से भी जो है मतभेद जो है देखना सामने आना, चीजें जो है शुरू हो जाएंगी। इसमें क्या क्या चुनौतियां देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने आपसे बताया ये जो 4 आर्टिकल्स में अगर संशोधन होंगे तो राज्यों के पावर न्यूट्रल होकर के सेंट्रल हो जाएंगे। ऐसे में केंद्र का डिसीजन, और क्योंकि देखिए केंद्र में जो वोटिंग पैटर्न जिस तरीके से आज हमने देखा, जिस तरीके से वोट पक्ष में डले हैं, ये एक्सेप्टेबल है। कहीं ना कहीं ये बिल आएगा। देखिए, समस्याएं बहुत है। संवैधानिक संशोधन एक अपने आप में मायने रखता है और इतना आसान नहीं होता है। हर प्रदेश की एक अलग स्थिति होती है, राजनीतिक समीकरण होते हैं, क्षेत्रीय समस्याएं होती है, और काफी सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको देखने के लिए समय लगता है। लेकिन ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन की अगर हम प्रोस एंड कॉन्स की बात करें, यानी क्या फायदे क्या नुकसान, तो देखिए कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दलों की जो राजनीति और क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं वो ओवरशैडो होंगे जब इस तरीके के चुनाव देश में एक साथ होगा। तो लेकिन निश्चित रूप से भारत की अगर हम अच्छी प्लस पॉइंट की बात करें जो है, तो प्रॉस की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, एक आर्थिक ग्रोथ, जो आज हमारे जीडीपी काफी हम देखते हैं बहुत स्लो प्रोग्रेस कर रही है। हालांकि पिछले विगत 10 वर्षों में जीडीपी काफी अच्छे स्तर से बढ़ते आई है, लेकिन निश्चित रूप से वो और ज्यादा डेवलप होगी। भारत का आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास ही भारत का मुख्य विकास है। ऐसे में कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो है आने वाले समय में हर राज्य के लिए भी, उनके विकास के लिए भी, जनता के विकास के लिए भी बेहद आवश्यक है। जी ठीक है दीक्षित जी, देखिए बात अगर चुनाव की हो, इलेक्शन कमीशन का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? गौरव गोगोई कह रहे हैं कि बिल इलेक्शन कमीशन को अवैध शक्तियां देगा। अगर ये बिल आ जाता है और जिस तरीके से पेश हो गया है, और अगर वो कह रहे हैं कि अगर ये चीजें हो जाती हैं तो ये बिल जो है इलेक्शन कमीशन को अवैध शक्तियां देने का काम करेगा। इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाना भी सरासर बेबुनियाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बड़ी ट्रांसपेरेंसी से इलेक्शन कराते आ रहा है, और देश भर में हमने अलग अलग राज्यों में, हाल ही में हमने विगत 2 सालों के अंदर 6 से ज्यादा राज्यों में हमने चुनाव देखे, और एक बहुत ही काबिल तारीफ जो है इलेक्शन कमीशन का कार्य प्रणाली है। मुझे नहीं लगता कि देखिए बेबुनियाद बातें हैं कहीं ना कहीं, लेकिन एक चीज जरूर है। हम बात करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन की बात हो रही तो ईवीएम मशीन की भी बात करते हैं। एक ईवीएम मशीन का स्पैन ऑफ लाइफ 15 इयर्स का होता है। अभी तक इन 15 सालों में ईवीएम, मतलब 15 साल का स्पैन ऑफ लाइफ जो ईवीएम मशीन का है, उसके अंदर वो कहीं चुनाव, एक हर साल, प्रत्येक साल कम से कम 3 राज्यों में चुनाव होते हैं। ऐसे में 40 से 45 चुनाव में ईवीएम मशीन का यूज होता है। लेकिन जैसे कि वन नेशन वन इलेक्शन प्रपोजल है, तो अब वो मशीनें केवल 3 बार ही इस्तेमाल होगी 3 चुनाव, यानी वो 5 इयर्स के हिसाब से। तो ये भी एक उसका है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए एक आर्टिकल 356 में भी संशोधन की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि अगर आर्टिकल 356 में संशोधन नहीं हुआ तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन क्षेत्रीय दलों के लिए भी और लागू करना मुश्किल होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण है संविधान में संशोधन, क्योंकि वो सेंट्रल को पावर पूरी तरीके से, जिस तरीके से आर्टिकल 356 में है केंद्र शासित और राष्ट्रपति शासन के, उसमें संशोधन की आवश्यकताएं रहेंगी। तो देखना ये है कि क्या इतने सारे संशोधन, हाँ एक महत्वपूर्ण जो इसमें है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, जो कि एक महत्वपूर्ण कानून है इस देश में, जिससे हमारी संसद के जितने विधानसभा और संसद के सदस्य हैं उस पर आधारित रहते हैं। कहीं ना कहीं उस एक्ट की कई सारी धाराओं के अंदर भी परिवर्तन करना होगा। तो ये सारे बहुत बड़े, देखिए कानून में संशोधन और परिवर्तन के लिए क्या समस्त राज्य सरकारें अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगी, या केंद्र अपने साथ केंद्र शासित शक्तियों का यूज करके
उसमें संशोधन करेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अभी बहुत कुछ है जो इसमें अभी देखना बाकी है। बिल्कुल जी फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। मेरे साथ इस खास कार्यक्रम सत्ता का टेम्परेचर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।